हम बात कर रहे हैं कि हमारे को एक पाथ है जिसके अलोंग मैं इस ऑब्जेक्ट को कोइंसिडेंट करना चाहता हूँ। ओके मतलब मैंने कर्व सेलेक्ट की और मैंने लाइन सेलेक्ट की, तो ये कोइंसिडेंट किया। तो प्रॉब्लम ये इस पे कोई इस लाइन के कोइंसिडेंट हो गया, पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही सर्कल आता है वो उसके साथ साथ मूव नहीं होता। along the path. हाँ, वो कर्व के अराउंड ही रहता है। मतलब उसको यही लाइन समझ में आ रही है, उसको ये वाला सर्कल नहीं समझ में आ रहा। तो उस चीज़ Okay. का हल क्या है? हम थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल और लगा दूँगा और मैं इसको एक्स्ट्रा जो चीज़ है इसको ट्रिम कर देता हूँ और इसको रेडियस भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी क्लियर है। अब ये यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होती है टूल के अंदर, स्केच टूल Uh-huh. में मेक पाथ। Okay. तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा स्केच है इसको मेक पाथ कर देंगे, इस सारे को सेलेक्ट कर Okay. देंगे। तो नाउ दिस इज द पाथ। अब हम अगर इसको कोइंसिडेंट करने की कोशिश करेंगे इस लाइन के साथ, तो देखो यहाँ पे Uh-huh. पाथ आया है। मैंने तो लाइन सेलेक्ट की थी बट आया वो पाथ, क्योंकि वो ऑलरेडी पाथ बन चुका है। अब मैं इसको अगर ड्रैग करने की कोशिश करूँगा तो वो उस कर्व के Okay. ऊपर ही रहेगा। तो ये कई जगह हमारे को बेनिफिट देगी चीज़ कि हम Uh-huh. मतलब जो हमने स्केच बनाया है उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वो हमारा सही Uh-huh. है कि नहीं है, या कितनी डायमेंशन दूंगा मैं इस सर्कल को कि वो इसके टॉप पे पहुंच जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं कि ये मेरी कन्वेयर है, उसके ऊपर मेरा पार्ट जो है मूव करना है, तो वो Uh-huh. कितना हाइट होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, या कुछ भी एक्चुअली दैट चीज़ें हम कैलकुलेट Uh-huh. फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैंने इसको डायमेंशन दी 1.35 है इस टाइम, मैंने इसको कहा 1.45 हो जाए। ठीक है, तो ये आगे चला गया। मैंने इसको बोला कि मुझे ये 2 चाहिए, 2। तो ये 2 पे देखो मुड़ गया ये, है ना। तो अगर ये मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, 2.4 कर दूँ, तो ये देखो ये ऊपर को जा रहा है। तो हम लिमिट देख सकते हैं कि ये कहाँ पे जाके मेरा, अगर मैं मान लो यहाँ पे भर दूँ 6, तो ये गुस्सा कर जाएगा, भाई ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है नहीं, तो मतलब अगर हम गलती से सोच भी रहे हैं कि ये 6 होनी चाहिए, तो वो उस बात को मानेगा Uh-huh. नहीं वो, क्योंकि उसने उसकी एक लिमिट है, वो उससे आगे जा ही नहीं Uh-huh. सकता। तो ये देखो 5 भी नहीं मानता ये, 4 को। क्योंकि स्ट्रेट डिमेंशन ही हाँ है. हाँ, तो वो जितना उसको मैक्सिमम ले सकता है, मैं अब 3.2 करता हूँ। Uh-huh. तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया। ठीक नहीं, तो मतलब वो हम देख सकते हैं कि कौन हमारी लिमिट कहाँ पे कितनी है, कितना मूव करेगा। बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं अंडर द मेक पाथ। ठीक है, हाँ हाँ कोन मतलब नहीं बनेगी, मतलब फिर, कई जगह पे जो. हाँ हाँ, तो जो चीज़ हमारे को बनानी है इसको भी साथ में ले लेते हैं। कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसको हम ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं। जैसे ये 17 डिग्री ड्राफ्ट आ गया, और कितना एक्सट्रूड करना है। मेरे पास अभी एक बॉक्स पड़ा है और कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब उसको
हम जी। शेल कर सकते ये शेल कमांड हमने यूज नहीं की कभी, है ना? बस आपने एग्जांपल दिया था, लेकिन हैं। सर हर चीज़ स्केच में वगैरह शेल में है, कभी। चार्जर में शेल है, माउस में शेल है, लैपटॉप में शेल है, सही। जितनी भी हाँ। चीज़ें, फ़ोन में शेल है, एवरीथिंग। अब हर बॉक्स में, बॉटल में, सब चीज़ में शेल ही है। हाँ, एक वो ऊपर और कमांड आ रही है। हमने हम्म, मान लो इसकी टॉप सरफेस के ऊपर कोई चीज़ एक्सट्रूड की, हम्म, तो ये जो एक्सट्रूड हो रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेट जा रहा है। हम्म, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये डायरेक्शन चेंज होती है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेट जा हम्म, रहा है। मतलब ये स्ट्रेट जा रहा है इसके हम्म, अकॉर्डिंग जो इसका बेस है, मतलब बेस के नॉर्मल है, जिस हम्म, प्लेन पे हम काम कर रहे हैं उसके नॉर्मल जा रहा है। ओके। पर अगर मैं यही एक्सट्रूड इस फेस पे करने लग जाऊं हम्म, तो ये इधर को जा रहा है। पर मैं हम्म, चाहता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में जाए, तो यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करके इस सरफेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये वैसे तो ये गलत है देखने में, पर ये उसी हम्म, उसी डायरेक्शन में चला गया। सही वाली चीज़ बनाता हूँ मैं, इसको डिस्कार्ड करता हूँ। ये तो मैं सिर्फ समझा रहा था ताकि एक शॉट में क्लियर हो जाए कि डायरेक्शन का मतलब क्या हम्म, है। मैं शेल को भी ख़त्म कर रहा हूँ और एक्सट्रूड को भी। यहाँ पे मैं फिर से एक्सट्रूड कर रहा हम्म, हूँ, सेम सर्कल। पर अब की बार मैं इसको सीधा एक्सट्रूड नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से हम्म, वेक्टर लेके ये एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो एक्सट्रूड हो गया ये टेपर हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। अगर मैं एक्सट्रूड की वो जगह एक्सट्रूड कट ले लेता हूँ तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मुझे स्ट्रेट एक्सट्रूड नहीं करना, मुझे इस वेक्टर के अलोंग एक्सट्रूड करना। और यहाँ ओके। पे कर देते थ्रू आउट। मुझे अभी एक मेल आई थी, पता नहीं किसकी थी, वो कहता कि मुझे ऐसे हम्म, एंगल पे ना मास्टर कैम में प्रोग्राम बनाना है, टूल जो ड्रिल मारना मुझे इस एंगल पे चाहिए। अच्छा। उसी से मेरे को अभी आइडिया आया कि हम ऐसे बना सकते हैं। ये देखो ये टेपर जो हो रहा है ये इसके इस अलग एंगल होके। पे है। मतलब अगर कल को ये वाला ठीक। एंगल बदल दिया जाए तो वो भी अपनी जगह बदल लेगा, ये देखो, क्योंकि मैंने उसको एज ए रेफरेंस लिया है। तो अगर मैं ये ड्राफ्ट एंगल चेंज कर देता हूँ हम्म, तो ये भी एंगल भी चेंज हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये था एक्सट्रूड इन डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कन्वर्ट एंटिटी का कमाल, कि हम्म, यहाँ पे हमारे पास मान लो एक प्लेन है, हमने एक प्लेन लिया ओके। कुछ डिस्टेंस, हम यहाँ पे बना रहे हम्म, हैं। ठीक है, ये प्लेन है मेरे पास जिसके ऊपर मुझे कोई स्केच क्रिएट करना है या एक्सट्रूड करना है या कुछ भी है। तो अब ये नीचे वाली चीज़ का मुझे रेफरेंस चाहिए, ये वाले फेस का। तो इस फेस पे क्लिक करके अगर मैं कन्वर्टेंट भी करता हूँ तो इसकी जो बाउंड्री है वो उस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती है। हम्म, अगर मैं ये एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और कन्वर्टेंट भी करता हूँ तो एक लाइन उधर आ जाएगी। ओके। अगर मैं पूरा फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हम्म, पूरा फेस आ जाएगा। अगर इसको टॉप व्यू से देखोगे नॉर्मल करके तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर है ध्यान से। अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू करते हैं तो ये हमारे को कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके। पर इसमें कमाल की जो अच्छी बात है वो ये है, आपने शायद नोटिस नहीं किया कि मैंने फेस किया पूरा सेलेक्ट और मैंने हम्म, कन्वर्टेंटली किया तो ये सर्कल नहीं आया। ओ हाँ।
तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सर्कल चाहिए तो मुझे फेस, सिर्फ सर्कल पे क्लिक कर सकता हूँ और कन्वर्ट एंट्री कर दूंगा तो वो सर्कल आ जाएगा। ओके। मान लो मुझे ये फेस भी करना है, पर मुझे फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, पर मुझे इस फेस में यही वाला सर्कल चाहिए, तो उस एज पे क्लिक कर दो और कन्वर्ट एंट्री कर दो। ये और ज़्यादा अच्छा समझ में तब आएगा जब मैं इस पे 2-3 चीज़ें हो जाए। मतलब मैं क्या करता हूँ, इस फेस पे एक्सट्रूड कट कर देता हूँ कोई और चीज़। ठीक है, अब हम इस प्लेन पे काम कर रहे हैं, तो जब मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ और कन्वर्ट एंट्री करता हूँ तो वो बाहर वाली बाउंड्री आती है, वो बीच वाले नहीं आते। हाँ तो जी, अगर मैं फेस सेलेक्ट करूं और कंट्रोल दबा के इसकी एक एज, कोई भी एक एज इधर वाले की सेलेक्ट करके फिर कन्वर्ट एंट्री करता हूँ, दोबारा करना पड़ेगा। वो एज की जगह पॉइंट सेलेक्ट हो गया था, पॉइंट नहीं चाहिए हमारे को, हमारे को एज करनी है, एज एंड सरफेस कन्वर्ट एंट्री, तो वो लूप अपने आप ले लेगा। अगर मैं फेस और ये वाली एज ले लेता हूँ और कन्वर्ट एंट्री करूँगा तो ये अपने आप ले लेगा। लेकिन इसमें पूरा सरफेस तो आया नहीं ना। हाँ, तो जो सरफेस हमने select किया नहीं, सरफेस करना है तो सरफेस पे क्लिक करेंगे और कन्वर्ट एंट्री करेंगे। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एज को सिलेक्ट करता हूँ तो वही सिर्फ एज आएगी। ठीक है, अगर मैं ये वाली एज कन्वर्ट एंट्री करूँ, ये वाली एज, तो देखना क्या होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? ये देखो, वो लाइन टेपर थी, तो इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आई है। जिस भी लाइन को मैं कन्वर्ट करता हूँ वो प्रोजेक्ट हो जाती है स्केचिंग प्लेन के ऊपर। ये बिल्कुल सही लाइन है। ठीक है, जैसे अगर एक लाइव एग्जांपल बताऊं तो अगर मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल है मेरे पास और मुझे मोबाइल का कवर बनाना है, तो फिर मुझे मोबाइल को पहले कन्वर्ट एंटिटी करना पड़ेगा ताकि मुझे वो स्केच दोबारा ना बनाना पड़े। हम कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी तो जरूरी नहीं सारा ही कन्वर्ट एंटिटी ही करना है। हम थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो हम डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं कि बाकी हमने कन्वर्ट कर लिया, जो हम चाहते हैं कि चेंज करना वो चेंज कर लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फुली डिफाइंड स्केच। अब फुली डिफाइंड स्केच का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। एक तो है कि फुली डिफाइंड स्केच होता है कि हमने मैन्युअली खुद से डायमेंशन देनी है किसी ऑब्जेक्ट को। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने क्या किया, मैंने इसको डायमेंशन दे दी, एक डायमेंशन ये दे दी, कुछ भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और एक डायमेंशन मैंने ये दे दी। तो अब ये दोनों जो है ये
ये फुली डिफाइंड हो गया, या नीचे लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास कि ये फुली डिफाइंड स्केच। पर मान लो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सर्कल हैं, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, तो मान लो ऐसे 150 सर्कल है। तो मैं अगर एक एक को डायमेंशन दूंगा तो वो कितना कंज्यूमेबल, टाइम कंज्यूमेबल है, क्योंकि हर एक सर्कल को डायमेंशन दे फुली डिफाइन करने के लिए मुझे 3 डायमेंशन चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक उसका डायमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन होती है हमारे पास एक फुली डिफाइंड स्केच। फुली डिफाइंड स्केच लेंगे, ऑल एंटिटीज इन स्केच, और कैलकुलेट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखो इसने सारी डायमेंशनें जो हैं ओरिजिन से बता दिया हमारे को XYZ। मतलब अगर कोई CNC प्रोग्रामर है और उसने ड्रिल मारने के प्रोग्राम बनाने हैं तो उसके लिए तो ये कमांड सुभान अल्लाह है। हाँ सर, जैसे मिलिंग मशीन में वो एक हाँ सरफेस प्लेट ऊपर लगी होती है जिसमें होल काफी होते हैं, हाँ उसके हाँ ऊपर हाँ, फिक्सचर लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही तो चीज़ उसमें है। काफी सारे होल लगे होते हैं। उसकी पोजीशन अगर ऐसे डिफाइन करने लगे तो दैट्स वेरी लॉन्ग। तो इससे हमारे को इजी हो गया सारी डायमेंशन जो है। अब सेकंड ऑप्शन जो थी इसमें वो ये थी कि मुझे सभी को रीडायमेंशन देनी, मुझे इन पर्टिकुलर 3 को देनी है, फुली डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड एंटिटी है और इसको कैलकुलेट कर दो तो वो तीनों की आ जाएगी, बाकियों को उसको कोई लेना देना नहीं है उसका, तो वो बाकियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है सर्कल ही होते, अगर सर्कल के अलावा कुछ भी होता तो भी इसे फुली डिफाइन कर देता। जितने भी बढ़िया लोग हैं उनकी जो खासियत है वही उनकी प्रॉब्लम भी है। ठीक है कि नहीं? तो यही एक प्रॉब्लम की भी बात है कि ये सारी डायमेंशन जो है ओरिजिन से आ गई। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये वाला सेंटर को रेफरेंस बना रखा है, तो मुझे सारी डायमेंशन यहाँ से चाहिए। हो सकता है ना, अब हमने मशीन पे जो सेंटर लिया, सेंटर इसको मान लिया, जैसे वायर कट करना है किसी चीज़ को तो उसमें तो एक सेंटर होल होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हम फुली डिफाइन करने लगेंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शंस आती हैं हमारे पास। अभी जो हम डायमेंशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से सारी डायमेंशनें आ रही। अब मैं जो उस ओरिजिन को ही चेंज करने वाला हूँ, मैंने ये बेस पॉइंट को ये वाला सेंटर दे दिया, ये हॉरिजॉन्टल के लिए है और ये ही वर्टिकल के लिए भी है। अब ये हट गया। अब अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो सभी डायमेंशन उस पॉइंट से आएंगे। देखो हमने एक ड्राइंग भी बनाई थी जिसमें सर्कल का सेंटर था ओरिजिन, वो ऐसे ही डायमेंशन दी हुई थी, ध्यान से देखना। ठीक है सर, बात समझ में आई आपको कि अब जो बेस लाइन, क्योंकि ये बेस है, इसको बेस बना लिया और उसको बेस बना के सारी डायमेंशन है, यानी कि इसको फिक्स कर देंगे पॉइंट को और वहां से सारी डायमेंशन दे देंगे। अभी ये जो बेस लाइन डायमेंशन है, अब हमारे को ये तो समझ में आ गया कि वो अपने आप
डायमेंशन जो है चेंज हो जाती है बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग। सेकंड थिंग इसमें क्या है, बेस लाइन की जगह पे मैं और इजी कर सकता हूँ, ऑर्डिनेट कर दूँ अगर मैं, मतलब जो CNC ऑपरेटर्स हैं जो मैनुअल प्रोग्रामिंग करते हैं उनको ये ऑर्डिनेट डायमेंशन ज़्यादा सुंदर लगती है। और पॉइंट ओरिजिन यही दे देता हूँ चलो, या कोई और भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यही अच्छा लग रहा है तो हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये देखो तो उसको ऐसे पढ़ना बहुत इजी रहेगा। ये 0 है, ये 0.58 है, फिर ये 1.6 है, फिर 2.7 है, फिर ये यानी अगर मुझे हाइट गेज वगैरह पे किसी चीज़ को मापना हो तो उसके लिए फिर ये इजी रहेगा। डायमेंशन ये वही है पर ये ऑर्डिनेट डायमेंशन है। ठीक हो गया। फुली डिफाइंड स्केच में एक चीज़ और भी है, कि यहाँ पे ना रिलेशन भी आ रहे हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, है ना। तो यानी कि अगर मेरे पास कोई सर्कल ऐसे लगा है तो वो समझ जाएगा कि ये कोलिनियर है फुली डिफाइन करते हुए। और मैं सॉरी कोलिनियर कह रहा हूँ, कंसेंट्रिक है। अगर मैं कंसेंट्रिक बंद कर दूँ तो मेरे दिल ये कहता है कि वो 2 डायमेंशनें देनी चाहिए, नहीं दी, बना दिया उसने, चलो कोई बात नहीं, मतलब वो रिलेशन भी ले रहा है। हम सेलेक्ट ऑल करके रिलेशन भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। वैसे ये देखने में भी सुंदर लग रही हैं और यूज़ करने में भी सुंदर है। हमने कोई चीज़ मान लो ये एक्सट्रूड कर दी, ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया। तो कमांड जो हमने सीखनी है उसका नाम है रैपिड स्केच। तो स्केच पे जाएंगे, यहाँ पे देखो रैपिड स्केच ऑन है इस वक्त, यानी कि अगर मैं स्केच कमांड ना लेके सीधा सर्कल ले लेना और जिस सरफेस पे जाऊंगा वो देखो वहाँ पे अपने आप एक प्लेन आने लग गया। यानी कि मैं एक सर्कल यहाँ भी बना सकता हूँ, थोड़ा सा वेट करूँगा यहाँ पे भी बना सकता हूँ, थोड़ा सा वेट करूँगा यहाँ पे भी बना सकता हूँ। तो ये रैपिड स्केच है। तो ये सारे सर्कल जो बन रहे हैं ये अलग अलग बन रहे हैं, ये दोनों एक साथ बन रहे हैं। मैं इस फेज पे भी काम कर सकता हूँ। और फिनिश करूँगा मैं इसको तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 अलग अलग स्केच बन रहे हैं। ये रैपिड स्केच का काम है कि हम डिफरेंट प्लेन पे, जैसे मुझे पता है एक सर्कल मुझे यहाँ पे भी मारना है, एक मुझे यहाँ पे भी मारना है, एक यहाँ पे भी मारना है, तो जल्दी से मार के बाद में हमने उसको एडिट कर लिया। अगर हम इसकी अच्छाई बोलेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बाद में हमने एडिट कर लिया इसको यहाँ, मतलब एक आइडिया सा हो गया ना कि हमने 3 सर्कल मारने थे अलग अलग प्लेन पे, वो बन गए ताकि मुझे सोचना ना पड़ेगा। अब जैसे हमने कोई चीज एक्सट्रूड करनी है तो हमें उसका प्लेन सिलेक्ट करना पड़ता है, फ्रंट प्लेन क्या है, टॉप प्लेन क्या है, राइट प्लेन क्या है। वो बस अगर रैपिड स्केच चले गए, और रैपिड स्केच में चले गए तो बस वहां पे क्लिक किया तो अपने ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट। क्लिक भी करने की जरूरत नहीं है, आप कर्सर वहां लेके जाओगे ऑटोमेटिकली प्लेन ब्लिंक होने लगेगा।